नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पूरे पाकिस्तान में इस वक्त प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है या उनकी जान ले ली गई है। तो पाकिस्तान की सरकार इमरान खान की पार्टी के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी कर रही है। इमरान जिंदा है तो सबूत चाहिए। पीटीआई शहबाज सरकार से सबूत मांग रही है तो शहबाज शरीफ लंदन चले गए। शरीफ का लंदन जाना सिर्फ इमरान के समर्थकों को ही परेशान नहीं कर रहा, बल्कि सेना चीफ आसिम मुनीर भी हैरान हो गए हैं, क्योंकि उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने वाले नोटिफिकेशन को शरीफ ने जारी ही नहीं किया और इस बीच मुनीर का कार्यकाल खत्म हो गया। तो इस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है? इन सभी सवालों के बीच खबर यह भी आ रही है कि शहबाज शरीफ की सरकार सेना के साथ ही इमरान को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। पाकिस्तान के एक प्रांत में पीटीआई की सरकार है, उसे बर्खास्त किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान की सियासत में मची इसी उथल पुथल पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजरायल पर भड़का यूएई, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से की इजरायल पर दबाव डालने की अपील। तल अवीव में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अभी और काम करना बाकी। राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्लान पर यूएस यूक्रेन की मीटिंग के बाद बोले विदेश मंत्री रूबियो। कजाकिस्तान ने यूक्रेन को हमले रोकने की दी चेतावनी। जर्मनी में सड़कों पर उतरे लोग, दक्षिणपंथी पार्टी के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा हिटलर की विचारधारा मजबूत नहीं होने देंगे। पुलिस ने वाटर कैनन और पेपर स्प्रे का किया इस्तेमाल। और चलते चलते में देखेंगे पानी के नीचे मिली दूसरी दुनिया को, जहां गुफा में पनपते हैं बिना आंख वाले भयानक जीव। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश के बदले तेवर, बोला भारत के साथ नहीं बिगाड़ेंगे संबंध। अगस्त 2024 के तख्ता पलट के बाद से ही भारत में रह रही हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय के लिए खत्म कर सकते हैं शरण देने की प्रणाली। अमेरिका में सख्त आव्रजन नीति लाने के भी दिए संकेत। व्हाइट हाउस के पास हुए हमले के बाद सुरक्षा प्रक्रियाएं हुई सख्त। तुर्की की कंपनी बायकार ने मानव रहित फाइटर जेट का किया सफल परीक्षण। हवा में टारगेट करने में सक्षम, रडार सिग्नेचर भी बाकी फाइटर जेट से बहुत कम। दुश्मन खा जाएगा धोखा। हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, तालिबान के डिप्टी पीएम घानी की पाकिस्तान को चेतावनी। दोनों देशों में बढ़ते तनाव से दोबारा जंग की बढ़ रही आशंका। तो इमरान खान जिंदा है या नहीं, इसका जवाब पाकिस्तान में हर कोई पूछ रहा है। 4 नवंबर के बाद से ही इमरान की कोई खबर नहीं है। सरकार का कहना है कि वो रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुरक्षित है, सेहतमंद है, लेकिन पाकिस्तान की जनता और इमरान खान की पार्टी पीटीआई को सरकार के बयान पर भरोसा नहीं है। पीटीआई समर्थक अदियाला जेल के बाहर 27 नवंबर से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, इमरान से मुलाकात की मांग कर रहे हैं, सरकार से इमरान खान की जिंदगी का सबूत मांग रहे हैं। और अब ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल चुके हैं, यहां तक कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। पीटीआई नेताओं ने हाईकोर्ट से कहा है कि अपनी ताकत दिखाएं, जो आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे उन्हें लागू करके भी दिखाएं। हाईकोर्ट का आदेश है कि इमरान खान के परिवार के लोगों को इमरान से मुलाकात करने दी जाए, लेकिन सेना के दबाव में जेल प्रशासन इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा कोर्ट की ताकत को ही कम करने का काम पाकिस्तान की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब तक इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। उल्टा प्रदर्शन पहले से ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। अब खबर यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल की तैयारी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार है। पिछले दिनों यहां के सीएम सोहेल अफरीदी ने अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन भी किया था, जिसके वीडियो जमकर वायरल हुए थे। और अब पाकिस्तान सरकार अफरीदी सरकार को बर्खास्त करने की तैयारी में है। पाकिस्तान के जूनियर कानून मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि केपी के सीएम सोहेल अफरीदी और उनकी टीम किसी भी तरह की कामकाजी स्थिति बनाने में पूरी तरह असफल रही है। वो लोग किसी तरह का समन्वय या तालमेल केंद्र के साथ नहीं रखना चाहते हैं और ना ही उन क्षेत्रों में कोई कार्रवाई करते हैं जहां इसकी जरूरत होती है। केपी के हालात खुद इस बात की मांग करते हैं कि इस संबंध में कदम उठाए जाए, जिससे वहां प्रशासनिक ढांचा सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए पाकिस्तान सरकार केपी में गवर्नर शासन लगाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। शहबाज सरकार अगर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई सरकार को बर्खास्त करती है तो उसका यह फैसला बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही सेना और शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। ऐसे में प्रांतीय सरकार की बर्खास्तगी इस गुस्से को और बढ़ा सकती है।
सरकार और पाकिस्तान की जनता के बीच टकराव की खबरें तो लगातार आ रही हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच भी टकराव के संकेत मिलने लगे हैं। पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं कि इस वक्त सेना का चीफ कौन है, आसिम मुनीर किस पद पर है। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 29 नवंबर को आसिम मुनीर का सेना के चीफ पद पर 3 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है और सरकार की तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने का फैसला किया गया था। इसके लिए पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन भी किया गया। 29 नवंबर तक मुनीर को CDF बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी होना था, जो अभी तक नहीं हुआ और शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए हैं। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB के सदस्य तिलक देवेशर ने दावा किया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जानबूझकर खुद को इस प्रक्रिया से दूर कर लिया है। उन्हें पता है कि आदेश पर हस्ताक्षर करने के राजनीतिक और संस्थागत परिणाम क्या हो सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायल की। तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अपने खिलाफ चल रहे मामलों को समाप्त करने की मांग की है। नेतन्याहू ने इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से इस मामले में माफी देने की अपील की है। उनका कहना है कि ऐसा करना राष्ट्र के हित में होगा। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से इसे लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि यह एक असाधारण अनुरोध है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दरअसल इजरायल में राष्ट्रपति की तरफ से क्षमादान लगभग कभी भी सजा से पहले नहीं दिए गए हैं। अगर हर्जोग नेतन्याहू को माफी दे देते हैं तो बिना दोष स्वीकार किए भ्रष्टाचार के मामले में किसी नेता को पहले ही माफ कर देना एक अभूतपूर्व कदम होगा। इस पर विवाद होना तय है। ऐसे में अगर राष्ट्रपति नेतन्याहू की मांग को अस्वीकार कर लेते हैं तो एक राजनीतिक और संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है और फिर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ सकता है। नेतन्याहू ने जिस मामले में माफी की मांग की है वो मामला 2020 का है। इजरायल के प्रधानमंत्री पर रिश्वत, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने अपने अमीर सहयोगियों से गिफ्ट या सकारात्मक मीडिया कवरेज के बदले उन्हें राजनीतिक लाभ पहुंचाए। नेतन्याहू अपने ऊपर लगे आरोपों का विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इस मामले में राष्ट्रपति से माफी की मांग की है तो विपक्ष भड़क गया। इजरायल के विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर नेतन्याहू को क्षमादान दिया जाता है तो वो उसका विरोध करेंगे। विपक्षी येश एटिड पार्टी के नेता यायर लैपिड ने हर्जोग को भेजे एक संदेश में चेतावनी दी है कि दोष स्वीकार किए बिना, पश्चाताप दिखाए बिना और तत्काल राजनीतिक जीवन से हटे बिना नेतन्याहू को माफी नहीं दी जा सकती। लैपिड ने कहा है कि पहले नेतन्याहू को अपना जुर्म कबूल करना होगा, उसके बाद ही वो माफी के हकदार बनेंगे। अगर वो जुर्म कबूल नहीं करते हैं तो कोर्ट का फैसला आने दे। डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता यायर गोलन ने भी नेतन्याहू की मांग का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि केवल दोषी ही माफी मांगते हैं। एकमात्र समझौता यह हो सकता है कि नेतन्याहू जिम्मेदारी ले, अपराध स्वीकार करे, राजनीति छोड़े और देश को मुक्त करे, तभी जनता में एकता मुमकिन होगी। इस बीच नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। हर्जोग के निजी घर के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारी पहुंच गए और उनसे नेतन्याहू की मांग को खारिज करने को कहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर हर्जोग ने नेतन्याहू को माफी दी तो यह इजरायल में लोकतंत्र के अंत का ऐलान होगा। वैसे नेतन्याहू की परेशानी घर पर ही नहीं बल्कि बाहर भी बढ़ती जा रही है। सीरिया पर इजरायली हवाई हमले के बाद उसके खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा दिखाई दे रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इजरायल की कड़ी निंदा की है। यूएई ने आरोप लगाया है कि इजरायल सीरिया पर हमले कर लगातार अंतरराष्ट्रीय शांति को भंग कर रहा है और इससे सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से सीरियाई इलाके पर बार-बार हमले रोकने की अपील की है। यूएई मध्य पूर्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके साथ इजरायल के राजनयिक संबंध हैं। ऐसे में यूएई की इस आलोचना को इजरायल के लिए कड़ी चेतावनी माना जा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो दोनों देशों में आखिरकार जंग खत्म करने के लिए सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यह पहली बार है जब रूस ने किसी प्रस्ताव को सिरे से खारिज नहीं किया बल्कि बातचीत पर सहमति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 28 सूत्रीय प्रस्ताव को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अब तक का बेहतरीन बताया, लेकिन यूरोप और यूक्रेन ने इस पर आपत्ति जताई और इसमें कई बदलाव किए गए। जिस तरह यूक्रेन इस प्रस्ताव में बदलाव करवा रहा है, उसे देखते हुए एक बार फिर युद्ध विराम की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। उसके बावजूद अमेरिका की तरफ से कोशिशें जारी है और इसी कड़ी में अब यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल की फ्लोरिडा में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात हुई। लगभग 4 घंटे तक बातचीत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, लेकिन शांति समझौते में अभी भी काम बाकी है।
बात सिर्फ उन शर्तों की नहीं है जो लड़ाई को खत्म करती हैं, बल्कि बात उनकी भी है जो यूक्रेन को लंबे समय तक समृद्धि के लिए तैयार करती है। मुझे लगता है कि हमने आज उस पर काम किया है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है। इसके बाद यूक्रेन की सुरक्षा परिषद के प्रमुख रुस्तम उमेरोव ने रूबियो को जवाब देते हुए अमेरिकी कोशिशों के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य एक समृद्ध और मजबूत यूक्रेन है। हमने यूक्रेन और यूक्रेनी लोगों के लिए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और अमेरिका ने इसमें भरपूर सहयोग किया। इससे पहले तक रूस और अमेरिका के साथ वार्ता के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रेई यर्मक प्रमुख भूमिका में रहे हैं, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब उमेरोव ने कमान संभाली है। लेकिन क्या वो अमेरिका के सामने यूक्रेन का पक्ष रखने में कामयाब हुए, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। हालांकि इस मुलाकात से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जरूर इसे संघर्ष रोकने का सुनहरा मौका बताया। उन्होंने एयरफोर्स वन में बताया कि हालिया बातचीत सकारात्मक रही। ऐसे में इस युद्ध को खत्म करने के लिए ये एक अच्छा मौका है। अब खून खराबा रोकना बहुत जरूरी हो गया है। ये मामला सीधे हमारे देश से नहीं जुड़ा, लेकिन अगर हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं तो ये अच्छा होगा। यूक्रेन में भ्रष्टाचार की समस्या भी है, लेकिन फिर भी समझौते की संभावना मजबूत है। इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की को प्रस्ताव पर सहमति जताने की चेतावनी दी थी और अब कई और देश भी उन पर दबाव बना रहे हैं। कजाकिस्तान ने यूक्रेन को सख्त चेतावनी दी कि उसे रूस पर हमले रोकने होंगे। दरअसल यूक्रेन लगातार रूस की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। उस पर कजाकिस्तान भड़क गया। उसने कहा कि यूक्रेन कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम के ब्लैक सी टर्मिनल पर हमला करना बंद कर दे, जो वैश्विक तेल के 1% से ज्यादा का संचालन करता है, क्योंकि एक बड़े ड्रोन के हमले के कारण निर्यात रुक गया था और लोडिंग बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा था। यानी यूक्रेन पर अब हर तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वो इस प्रस्ताव पर सहमति जताएगा या अब भी इस पर बातचीत जारी रहेगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे जर्मनी में सड़कों पर शुरू हुए प्रदर्शन की। तो जर्मनी में हजारों की संख्या में लोग उस वक्त प्रदर्शन पर उतर आए जब धुर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी के नए यूथ विंग जनरेशन जर्मनी की स्थापना की गई। ये 36 साल से कम आयु के सभी पार्टी सदस्यों के लिए खुला हुआ है, लेकिन इसके विरोध में फ्रैंकफर्ट के पास गीसन शहर में बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। गीसन में एएफडी का यूथ विंग बनाने के लिए कार्यक्रम रखा गया था और उसके बाहर ही लोगों ने सीटियां और ड्रम बजाकर नारे लगाकर अपना विरोध जताया। हालात संभालने के लिए पुलिस ने 5000 जवान तैनात किए थे, लेकिन गुस्साई भीड़ के साथ उनकी झड़प हो गई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और पेपर स्प्रे तक का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी की भी खबर सामने आई है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों के विरोध की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें एएफडी के विस्तार से देश में नाजी दौर जैसी सोच का फिर से उभरने का डर है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे हिटलर जैसी विचारधारा को देश में किसी भी रूप में दोबारा मजबूत नहीं होने देंगे। दरअसल ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी एएफडी पार्टी जर्मनी की अति दक्षिणपंथी पार्टी है। इस्लाम विरोधी और राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ इस पार्टी ने बीते कुछ सालों में जर्मनी की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई है, लेकिन लोगों के बीच पार्टी की विचारधारा को लेकर डर दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर 1933 से 1945 तक जर्मनी का तानाशाह था। उसने नाजी पार्टी का नेतृत्व किया। उसने जर्मनी को एक नस्लवादी और सर्वाधिकारवादी राज्य में बदल दिया। हिटलर ने आर्यन नस्ल की श्रेष्ठता पर जोर देते हुए यहूदियों के साथ ही अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ व्यवस्थित उत्पीड़न शुरू किया। बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों को मारा। जर्मनी अपने नाजी अतीत को गंभीरता से लेता है और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि ऐसा इतिहास कभी ना दोहराया जाए। गौर करने वाली बात यह है कि अपने विस्तार में जुटी एएफडी पार्टी को ही जर्मनी में बैन करने की कोशिशें चल रही हैं। इसके लिए जर्मनी के 113 सांसदों के एक समूह ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में याचिका भी दायर की है और इससे पहले उसके एक यूथ विंग को खत्म भी किया जा चुका है, क्योंकि उस पर नाजी विचारधारा का समर्थन करने के आरोप लगे थे। यंग अल्टरनेटिव नाम के इस युवा संगठन को इस साल मार्च के अंत में भंग कर दिया गया था और अब नए संगठन का भी विरोध हो रहा है। यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुआ है जब जर्मनी की नीतियों में बीते कुछ वक्त में बड़ा बदलाव देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में सभी नेटो देश अपने रक्षा बजट में 5% का इजाफा कर रहे हैं, जिसके बाद जर्मनी अब यूरोप में रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बन गया है। इन हालात में लोगों में एएफडी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी जर्मनी में एक बड़े आंदोलन का संकेत दे रही है। हालांकि एएफडी नेताओं ने बैठक शुरू होते ही इन विरोध प्रदर्शनों की निंदा भी की। पार्टी ने कहा कि वहां जो कुछ हो रहा है, प्रिय वामपंथियों, प्रिय अतिवादियों, आपको अपनी ओर देखना होगा। वो घोर अलोकतांत्रिक है।
और अब चलते चलते मैं बात करेंगे पानी के नीचे मिली दूसरी दुनिया की। जी हाँ, ये सुनने के बाद एक सवाल तो उठता है कि क्या वाकई में ऐसी कोई दूसरी दुनिया हो सकती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक स्पेस में दूसरी दुनिया की खोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एक दूसरी दुनिया समुद्र के अंदर भी छिपी हो सकती है। जिस तरह अंतरिक्ष में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं, उसी तरह समंदर की गहराइयों में भी ऐसे तमाम राज हैं जिनके बारे में शायद हम इंसानों को पता भी नहीं है। और आज हम आपको ऐसे ही एक राज से रूबरू कराने जा रहे हैं। समुद्र में कई फीट अंदर एक ऐसा ही रहस्यमय इतिहास मिला है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल पानी के नीचे 524 किलोमीटर लंबी दूसरी दुनिया मिली है। युकाटन प्रायद्वीप के नीचे एक बहुत ही बड़ी और ज्यादातर ऐसी दुनिया है जो आज भी अनजान है, जिसे सिस्टमा ऑक्स बेल हा कहते हैं। यह दुनिया ग्रह पर सबसे लंबी पानी के अंदर गुफा प्रणाली है। गहरे पानी में डूबी एक गुफा प्रणाली जो 500 किलोमीटर लंबी है। यह सिर्फ अपने आकार की वजह से ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों और जानवरों के लिए मीठे पानी का एक जरूरी सोर्स होने की वजह से भी वैज्ञानिकों का ध्यान खींचता है। यह गुफा युकाटन की अनोखी खासियत है, जो टुलम के प्राचीन माया शहर के पास स्थित है। यह पूरा इलाका अपने खास छेद वाले चूना पत्थर के लिए मशहूर है। केंटकी की मैमथ गुफा को सबसे लंबी गुफा प्रणाली का खिताब भी मिला हुआ है, लेकिन पानी के अंदर अपनी लंबाई में ऑक्स बेलहा सबसे आगे है। ऐसे में यह जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर इस गुफा के अंदर क्या क्या है। इसमें 160 से ज्यादा सेनोट्स शामिल हैं, जो पानी से भरे गड्ढे होते हैं, यानी सिंकहोल होते हैं और इस गुफा में खुलते हैं। इसकी अंधेरी जमीन के नीचे की दुनिया में कई तरह के जीव पनपते हैं। इनमें बिना आंखों वाली मछलियां और छोटे क्रस्टेशियन शामिल हैं। इन जीवों ने बिना रोशनी के इस माहौल में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। 2018 में वैज्ञानिकों ने देखा कि जमीन के नीचे बनने वाली मीथेन गैस इस गुफा के फूड चेन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। मीथेन के गुफा में जाते ही बैक्टीरिया और छोटे जीव इसे खाना शुरू कर देते हैं। दरअसल इस गुफा प्रणाली के अंदर मौजूद सिंकहोल से प्राचीन माया सभ्यता के बारे में पता चलता है। वे लोग इन गुफाओं के पास रहते थे और मानते थे कि ये सेनोट्स माया पाताल लोक के रास्ते हैं, और साथ ही इस जगह पर पानी में डूबी जगहों पर इंसानों के अवशेष भी मिले हैं। समुद्र की गहराइयों में हुई इस खोज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। फिलहाल कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें बताइएगा, लेकिन आज के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।